बात सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की, जहां पर आज भी दिन भर संग्राम देखने को मिला और इतना भयंकर कि संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर हंगामा करने वाले 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें 9 सांसद कांग्रेस के हैं, जिनके नाम क्या क्या है सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। मणिकम टैगोर सबसे पहले, इसके साथ ही टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, ज्योतिमानी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, एमडी जावेद, वीके श्रीकंदन, बेनी बेहनन और इसके अलावा डीएमके के एक सांसद कनिमोझी को भी आज सस्पेंड कर दिया गया। सीपीएम के 2 सांसद, जिसमें पीआर नटराजन शामिल हैं, और एस वेंकटेशन, और सीपीआई का एक सांसद सुब्बा रायन, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। आपको यह बता दें कि पहले गलती से 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था और इसके बाद में यह गलती सुधार की गई। आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि सभापति को 14 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा? जरूर आप देखिए। सुरक्षा पर सवाल, सियासी बवाल। डेरेक ओब्रियन member is suspended for the remaining part of this session. संसद की सुरक्षा ध्वस्त है, सियासत जबरदस्त। सरकार पर वार, सत्र हंगामेदार। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सुरक्षा में सेंध मामले को लेकर विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। हंगामे के चलते दिन में कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बार बार वार्निंग के बाद भी हंगामा करने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी पार्टियों के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। वहीं राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी बचे हुए सत्र से निलंबित किया गया। कुल मिलाकर 15 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। सस्पेंड हुए सांसदों में कांग्रेस के 9 सांसद, सीपीआईएम और डीएमके के 2, सीपीआई के 1 सांसद को सस्पेंड किया गया है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल पूछ रहा है। आज कार्रवाई शुरू होने के बाद हंगामे के चलते राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन से बाहर जाने को कहा गया। इसके बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सस्पेंड सांसद डेरेक फिर से सदन में आ गए। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी आपत्ति जताई। उनके न मानने पर सभापति ने उन्हें फौरन सदन से बाहर जाने को कहा। सभापति ने डेरेक ओब्रायन से कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आप विशेष अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आपका व्यवहार देखकर मेरा सिर शर्म से झुक रहा है। श्री डेरेक ओब्रियन, member who has entered the well of the house as also the inner well and has been continuously shouting slogans. Shri Derek O'Brien, member is suspended for the remaining part of this session. राज्यसभा में अपमानजनक व्यवहार के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को शीतकालीन सत्र से निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका, संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अचानक अपना स्टैंड विपक्ष से अलग बताते हुए इसे साधारण घटना बताया। ये सब कोई खास बात नहीं है। हम भी राज्यसभा में रहे हैं। हमारे लिए कोई आदमी आता है, हम उसके बारे में थोड़े हम कोई सीआईडी से जांच करा करके उस पर दस्तखत करते हैं। लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था से सरकार का कोई संबंध नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जो हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। आपको बता दें, सुरक्षा चूक को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। धारा 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में क्या क्या बदलाव आया है? अब कोई आतंकी प्रधानमंत्री के साथ नहीं बैठ सकता, बल्कि अब तो एनआईए के एक छोटे से अफसर के सामने भी आतंकी जमीन पर बैठता है। ये कहा एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने। आप ये जानते हैं कि मनोज सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा? आखिरकार कौन सा आतंकी है जो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बात करता था? तो आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए।
सिन्हा की हुंकार, आतंक पर प्रचंड प्रहार। अमित शाह ने संसद में भरी हुंकार, जहां मरेगा आतंकी वहीं गाड़ेंगे अब की बार, वहीं दफना दिया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सरकार की नीति बदल चुकी है। अब सरकार आतंकियों से बातचीत नहीं करती, आतंकियों पर प्रहार करती है। अब आतंकियों को बोली से नहीं, गोली से समझाया जाता है। आतंकवादी और अलगाववादी घाटी में अब सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर और छुप छुप कर रहते हैं। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, अब कोई आतंकी प्रधानमंत्री के साथ नहीं बैठ सकता, बल्कि अब तो एनआईए के एक छोटे से अफसर के सामने भी आतंकी जमीन पर बैठता है। दरअसल मनोज सिन्हा ने तंज कांग्रेस सरकार को मारा, जहां अलगाववादी यासीन मलिक जैसे लोग पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात किया करते थे, जो अब जेल में बंद है। जहां पहले आए दिन अलगाववादियों की धमकियों के कारण कश्मीर बंद रहता था, वहां अब अलगाववादी जेल में बंद है और कश्मीर आजाद। आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी के मारे जाने पर उसका जनाजा पूरे शहर में नहीं घुमाने दिया जाता है, बल्कि उसे आसपास दफनाने की व्यवस्था ही की जाती है। अब उसका महिमा मंडन नहीं किया जाता, जनाजे में भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाती है। ग्लैमराइज करने की प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इसी बात का जिक्र किया था। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है, इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश से भागकर आतंकवाद करते हैं? वो लोग डरे हैं क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद कश्मीर में बदलाव तो आया है, और इसका बड़ा कारण सरकार का आतंक पर जोरदार प्रहार रहा है, जिसकी बात मनोज सिन्हा कर रहे हैं। एक बात आपसे पूछती हूं, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको बेहतर कौन सी लगती है? आपको क्या लगता है कि पुरानी पेंशन स्कीम क्या फिर से बहाल होनी चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात न्यू पेंशन स्कीम को लेकर महाराष्ट्र में चल रही हड़ताल की करते हैं कि आखिर क्या करेगी महाराष्ट्र की सरकार। वोट बैंक की खातिर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी या फिर न्यू में ही कुछ नया विकल्प तलाशेगी? ओपीएस पर तकरार, बीजेपी कांग्रेस में आर पार। महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर और नासिक में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सुबह जोरदार विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल शुरू कर दी। एक तरफ नागपुर में शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो दूसरी ओर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने आज से हड़ताल का आह्वान किया। महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक और कई राज्यों और कई जिलों के सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। नासिक में हड़ताल का असर दिखा। मुंबई के जेजे अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि आगामी बजट सत्र से पहले इस पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष हर हाल में चाहेगा कि सरकार को उस मुद्दे पर घेरा जाए। कांग्रेस तो पहले से ही ओपीएस का समर्थन करती आई है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है।
वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने राज्यों को सलाह दी है कि वो न्यू पेंशन स्कीम को ही जारी रखें। आरबीआई ने राज्य सरकारों से लुभावनी वादे न करने की अपील भी की, लेकिन वोट बैंक की लालच ऐसी कि विपक्ष इसे अपने लिए सत्ता की चाबी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आपने ये तो देखा महाराष्ट्र का हाल, लेकिन आखिर इस पर बवाल क्यों मचा है? दरअसल आरबीआई ने राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई जाती है तो राज्यों पर इसका वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, जिसका नुकसान सारे देश को होगा। अब बात यह है कि आखिर क्या है पुरानी और नई पेंशन योजना में बड़ा अंतर। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम की बात करूंगी, जिसमें पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, यह है ओल्ड पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम क्या है? कर्मचारी के वेतन से 10% यानी कि बेसिक और डीए मिलाकर 10% उसकी कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है न्यू पेंशन स्कीम में, और इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, और ये ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में। न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है, ये डिफरेंस है। फिर रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है ओल्ड पेंशन स्कीम में, और न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है, टेम्पररी प्रोविजन आप इसको कह सकते हैं। जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, लेकिन रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। यह है न्यू पेंशन स्कीम। अब बात यह है कि ये कहां पर लागू है, ये भी आप जान लीजिए। अभी कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और पंजाब शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना में भी कांग्रेस ने वादा किया था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लाने वाली है। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस वहां पर भी इसे लाने की तैयारी कर रही है। अब बात करेंगे कि इससे देश पर कितना बोझ पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स पर जहां फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा वो डेप्थ में जाएंगे, तो देश पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाती है तो राजकोषीय घाटा एनपीएस से 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से राज्यों पर भारी बोझ पड़ेगा, और विकास करने के लिए जाहिर है कि पैसों की कमी हो जाएगी। जो चमचमाती सड़कें, अस्पताल देश में बन रहे हैं वो बन नहीं पाएंगे। हमारी खर्च करने की, विकास करने की क्षमता भी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि विकास के लिए राज्यों के पास पैसा ही कम होगा और विकास हो नहीं पाएगा। दरअसल आरबीआई तो ये कहती है कि इसे लागू नहीं करना चाहिए, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में राजनीतिक पार्टियां इसे लागू करने का रिवाज अपना चुकी हैं, और इसका खामियाजा आने वाले वक्त में, भविष्य में हमें और आपको मिलकर उठाना होगा, जो भले ही आज नजर नहीं आता हो। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आंदोलन भी चल रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले आपने देखी। कई राज्य हैं जो इसे लागू करने का वादा कर चुके हैं। वहां की सरकारें, पार्टियां इसकी बहाली को सीढ़ी बनाकर वोटर्स को लुभाना चाहती हैं, ताकि उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। कांग्रेस ने चुनाव में ओपीएस का मुद्दा यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, और महाराष्ट्र में भी इसको उठा रही है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस को इसकी सफलता भी मिली, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वायदे का फायदा भी मिला है। लोकसभा चुनाव में भी ओपीएस का मुद्दा जोर पकड़ सकता है, इसकी भी बड़ी संभावना है, और इसीलिए आरबीआई राज्य सरकारों को इसको लेकर अलर्ट कर रही है कि ओपीएस को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। राज्यों के रेवेन्यू बढ़ाने पर इंस्टेड फोकस किया जाए, ये आरबीआई की तरफ से ताकीद दी गई है। ठंड की मार के साथ दिल्ली प्रदूषण की मार भी झेल रही है, यानी कि दिल्ली डबल अटैक में है। दिल्ली की हवा बहुत खराब है। हवा की धीमी रफ्तार की वजह से प्रदूषण में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आ रही है। ईडब्ल्यूएस का यह कहना है कि 16 दिसंबर तक दिल्ली की हवा बहुत खराब रहने वाली है, यानी कि दिल्ली को अब भी कुछ दिन जहरीली हवा में सांस लेना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में AQI 378 तक दर्ज किया गया, जिसे बहुत खराब श्रेणी में गिना जाता है।
दिसंबर का यह सबसे खराब आंकड़ा दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कालिंदी कुंज, सरिता विहार का AQI खराब श्रेणी में नोट किया गया, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गाजियाबाद में AQI 314, फरीदाबाद में 300, गुरुग्राम में 260 और नोएडा में AQI 318 दर्ज किया गया। हवाओं की धीमी गति की वजह से प्रदूषक हवा में ठहरे हुए हैं। शांत हवाओं की वजह से AQI में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली के तापमान में तेजी से गिरावट होगी और शायद फिर AQI में सुधार होगा।